हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सबसे पहले इसके जनरल फीचर्स हम देख लेते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के फीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा arise from transition between rotational energy level and are observed in the far infrared region, which is 10 to the power 2 micrometer to 10 to the power 3 micrometer, और microwave region 10 to the power 3 micrometer to 10 to the power 4 micrometer। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर दो इसके बारे में दो लाइनें मिलती है हमें, फीचर्स में दो फीचर्स मिल जाते हैं। एक तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जब ट्रांजिशन होता है तब हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो होता है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और दूसरा जो इसका स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है वो कौन से लाइट में दिखाई देगा, एक तो फार इंफ्रारेड फार आईआर में दिखाई देगा और या फिर माइक्रोवेव में दिखाई देगा। मतलब 10⁻² से 10⁻³ में तो अपना फार आईआर रीजन आता है, और 10⁻³ से 10⁻⁴ माइक्रोमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें हमारा माइक्रोवेव रीजन आता है। ठीक है, इसमें हमें ये दिखाई देता है। उसके बाद कौन से मॉलिक्यूल ये स्पेक्ट्रा शो करते हैं, ओनली मॉलिक्यूल्स विच हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैन अब्सॉर्ब और इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन सच ट्रांजिशन। तो यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल के रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो होने की सबसे बड़ी शर्त ये है कि उसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो होमोन्यूक्लियर है, जैसे H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे क्योंकि इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। और जो मॉलिक्यूल है जैसे CO2 है वो भी नहीं देगा क्योंकि C के इधर और इधर बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा, तो वो भी नहीं देगा। इसके अलावा CH4 है, CH4 में भी बिल्कुल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होती है, तो वो भी नहीं देगा। तो किस टाइप के मॉलिक्यूल हमें ये स्पेक्ट्रा देंगे, जिनके अंदर जो हीट्रोन्यूक्लियर हैं और जिनके अंदर मान लीजिए हमारे पास डाइपोल मोमेंट हो, जैसे HF है, HCl है। क्योंकि आपने देखा होगा जो HCl होता है, HCl के जो बॉन्ड बनाओ तो क्लोरीन पे पार्शियल माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस आ गई बॉन्ड लेंथ के बराबर, तो ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। और डाइपोल बन गया तो इसके पास डाइपोल मोमेंट आ गया। तो HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ, CO हुआ, ये सारे क्या करेंगे, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। तो द रोटेशनल स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल सीरीज ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा विच आर नियरली इक्वी डिस्टेंस ऑन अ वेव नंबर स्केल। तो ये स्पेक्ट्रा दिखता कैसे है, कुछ पीक्स हमें मिलेगी यहाँ पे, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन या इमिशन होता है वहां पे पीक्स मिल जाती है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस हमेशा नियरली इक्वी डिस्टेंस होती है, मतलब लगभग समान डिस्टेंस होती है। वो समान क्यों होती है, इसका डेरिवेशन में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके पास ये मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फीचर्स में आपको उतना ही लिखना है। अब मॉलिक्यूलर रिक्वायरमेंट हमने देख ही ली, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इसका जो है वो भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सीधा ही आएगा। द मोलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर, सीधा एग्जाम में आपके पास नेक्स्ट या तो फीचर्स आएंगे जो मैंने अभी भी बता दिए हैं, उसके बाद सीधा यही आएगा, रिजिड रोटेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा बताइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसका एग्जाम्पल लेंगे, रिजिड रोटेटर का। तो द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ अ रोटेटिंग डायाटॉमिक, एक डायाटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं जो कि रिजिड रोटेटर की तरह काम करेगा। डायाटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, आपके पास दो एटम्स होते हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट मास के लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर सेम मास के ले लेंगे तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक मॉलिक्यूल है M1 मास का यहाँ पे, और एक है आपका M2 मास का यहाँ पे। M2 छोटा है, M1 आपको बड़ा दिख रहा है, और ये दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों के बीच का बना हुआ बॉन्ड है। और इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो मान लीजिए C पॉइंट पे है, क्योंकि M1 ज्यादा भारी है तो सेंटर ऑफ मास M1 की तरफ ज्यादा होगा, दोनों लाइनों के बीच में बिल्कुल लाई नहीं करेगा, या तो दूसरे मास की साइड में होगा या पहले मास की तरफ होगा थोड़ा सा। तो यहाँ M1 की तरफ है क्योंकि M1 को हमने ज्यादा ले लिया। तो लेट अस कंसीडर टू एटम्स ऑफ मास M1 एंड M2 विच आर केमिकली बॉन्डेड टू फॉर्म अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। बता दिया ये आपको। द एटम्स में बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास बिकॉज देयर मासेस आर कंसंट्रेटेड इन देयर न्यूक्लियाई। सारे एटम का मास जो है, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम होता है, 2000 गुना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो सारा मास जो है वो न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड है, इसलिए इन दोनों मासेस को पॉइंट मास की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। और न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर उसकी रेडियस होती है, तो पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, मच स्मॉलर देन द इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, क्योंकि इनकी इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन जो होती है, बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। तो 10⁻10 मीटर तो इनकी बॉन्ड लेंथ है, जबकि इनका खुद का साइज कितना है, 10⁻15, तो 5000 गुना
कम है न्यूक्लियस का साइज उनकी बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में, तो हम रेडियस को अवॉइड करेंगे, इसलिए हम 2 पॉइंट मान सकते हैं कि 2 पॉइंट है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसका साइज 10⁻15 मीटर है और जो बॉन्ड लेंथ है वो बन रही है 10⁻10 मीटर, तो 5000 गुना ज्यादा जो है वो नॉट 5000 गुना नहीं, 50 1 2 3 4 5 1 लाख गुना ज्यादा, नॉट 5000 यार, मैंने 5 से कर लिया, 1 लाख 1 लाख गुना ज्यादा लंबा है ये बॉन्ड लेंथ। लेट आर बी द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स m1 एंड m2। अब m1 और m2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितनी ली हुई है, r ली हुई है, एंड r1 r2 आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द मोलिकुलर सेंटर ऑफ मास C, और r1 जो है वो सेंटर ऑफ मास से m1 की डिस्टेंस है, r2 जो है वो सेंटर ऑफ मास से m2 की डिस्टेंस है। The system is capable of rotation about axis passing through its center of mass and perpendicular to the nuclear axis। अब एक एक्सिस हमें लेनी है जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर रोटेशन हो रहा है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है C, तो एक्सिस इस तरह से है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस एक्सिस के अबाउट या फिर रुको, अब समझ में आएगा आपको, ये एक्सिस ऐसे है और जो मॉलिक्यूल्स है वो इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ये सी है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है आपका, ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ मैथमेटिक्स पे। बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बीएससी के अंदर मैकेनिक्स वाली प्लेलिस्ट है, उसमें सेंटर ऑफ मास का पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। उस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी बॉडी के किसी पॉइंट के सेंटर ऑफ मास होने की कंडीशन ये होती है कि अगर उसके दोनों साइड में मतलब दो मासेस है, मान लीजिए इधर m2 है और इसकी डिस्टेंस r2 है, इधर m1 है और उसकी डिस्टेंस r1 है, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब m1 r1 जो है वो m2 r2 के इक्वल हो। m1 r1 और m2 r2 एक दूसरे के इक्वल होना क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ मास का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो हम जानते हैं कि r1 और r2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस डायग्राम में कितनी दी हुई है, r, तो r1 प्लस r2 जो है वो r के बराबर है। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, मान लीजिए r1 और r2 को अननोन मानते हैं, तो आपको क्या करना है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और r1 r2 की वैल्यू निकालनी है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स होती है। व्हेन यू हैव टू इक्वेशन एंड टू अननोन यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द टू अननोन। सो r1 जब निकालोगे तो ये मिलेगा, r2 निकालोगे तो ये मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, mr²। यहाँ पे दो मासेस हैं तो m1 जो है वो r1 रेडियस के सर्कल में मूव करेगा, m2 जो है वो r2 रेडियस के सर्कल में मूव करेगा, तो m1 एज इट इज रहने दिया और r1 की वैल्यू जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दी, करेक्ट। तो ये हमारे पास m1 r1 स्क्वायर हो गया, और ये r2 की वैल्यू है, r2 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी, इन दोनों को ऐड करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस टर्म, ठीक है, ये आप आराम से आ जाओगे। अब इसको हम कहेंगे रिड्यूस मास, जो भी बीएससी में पढ़ रखा है रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर इसको म्यू से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, म्यू आर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल पॉइंट मास, जिसका मास म्यू होगा और वो एक फिक्स डिस्टेंस आर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड अ रिजिड रोटेटर, ऐसे इस सिस्टम को हम बोलेंगे रिजिड रोटेटर। अब इसको इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करें, ठीक है। तो पॉसिबल एनर्जीज हमें निकालनी है, एनर्जीज जो होती है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए हमेशा श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, del 2 psi प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0, एम की जगह अपन ने म्यू लिया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी टर्म हमने 0 लिया है क्योंकि आर फिक्स्ड है। देखो आर फिक्स्ड होने की वजह से ना तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है ना यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, तो आर कम ज्यादा नहीं होगी, इसलिए किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 ली है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी ई ले ली है, जो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, लेकिन जो एनर्जी सारी की सारी वो ई से रिप्रेजेंट कर दी है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 है। मेरा जो लेक्चर है, मेरी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए आप वीडियो को 0.75 स्पीड पे करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। एक आध बच्चों के कमेंट आए थे कि खुद समझना नहीं है, बच्चों को समझाना है, पर यार मेरा कंट्रोल नहीं होता है मेरी स्पीड पे, है ना, इतने टाइम से, इट्स बीन 12 ईयर्स जब से मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो इसलिए। अब अच्छा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या क्या ऑपरेटर होता है, ये आपको बीएससी में समझाया हुआ है। आप बीएससी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली
जो ईएमटी वाली मेरी प्लेलिस्ट है, उस ईएमटी वाली प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, लाप्लासियन ऑपरेटर का फॉर्म मैंने उसमें लिखाया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसा होता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कैसा होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो है यहाँ पे फंक्शन, ये फंक्शन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने कार्टेशियन से हटा के किस में रख दिया, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर being set equal to 0, substituting I upon R square for mu, this equation become, ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इसमें जो यहाँ पे ये डेल बाय डेल थीटा है ना, इससे प्लस में यहाँ पे प्लस में डेल बाय डेल आर वाला टर्म भी आता है, वो अपन ने 0 इसलिए कर दिया क्योंकि जो आर है हमारी वो फिक्स्ड है, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूल रिजिड है, इसलिए जो डेल बाय डेल आर वाला टर्म था उसको हमने 0 कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर बीइंग सेट इक्वल टू 0, तो वो तो पहले ही हटा दिया, क्योंकि अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो आर, थीटा और फाई तीनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपके पास डिफ्रेंसिएशन होगा। तो आर के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन है वो वाला पार्ट हमने 0 कर दिया, और यहाँ पे म्यू जो है, इस म्यू की जगह अपन क्या रखेंगे, आई अपॉन आर स्क्वायर रखेंगे। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, सिंपल मैथ से कर लेना, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, साई को मान लीजिए, साई जो है, अब इसमें देख सकते हैं, इसमें हमारे पास आर कहीं पे है ही नहीं, पूरी इक्वेशन में आर कहीं है ही नहीं, केवल क्या वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, थीटा एंड फाई। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके एक मेथड होता है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो लगाते हैं। तो क्योंकि साई जो है वो केवल थीटा और फाई का फंक्शन रह गया है, तो हम मान लेते हैं कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जिसमें एक है आपका ये कैपिटल थीटा, ठीक है, ये कैपिटल थीटा आपका हो गया, ये स्मॉल थीटा का फंक्शन है, और एक आपका कैपिटल फाई हो गया जो कि स्मॉल फाई का फंक्शन है, ठीक है। तो वापस ये वाली ही इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ध्यान से देखना, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ पर डेल साई बाय डेल थीटा है, इस साई की जगह आप क्या रख सकते हो, कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और थीटा का फंक्शन कौन है, केवल कैपिटल थीटा है। तो फाई तो बाहर निकाल दिया, देखो फाई तो बाहर निकाल दिया, और केवल कैपिटल थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले में डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे फाई स्क्वायर रहने दिया, इस साई की जगह आप क्या करोगे, कैपिटल थीटा अलग से लिख लिया, और डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा, कैपिटल फाई का होगा, और थर्ड टर्म को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, केवल साई की जगह क्या रख दिया, थीटा एंड फाई रख दिया। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, पूरी इक्वेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो वो मल्टीप्लाई आप कर लेना, पूरी इक्वेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, जिसमें से एक टर्म जो है यहाँ पे फाई की मिलेगी, वो आपने राइट हैंड साइड में भेज दी। राइट हैंड साइड में भेजने के बाद आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसमें कहीं पर भी फाई नजर आ ही नहीं रहा है, केवल थीटा नजर आ रहा है, और राइट हैंड साइड में कहीं थीटा नजर नहीं आ रहा है, केवल फाई नजर आ रहा है। प्रीवियस कुछ लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग वेरिएबल हो और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल हो, तो दोनों ही एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए अभी ये इक्वेशन एकदम वैलिड है, आराम से इक्वालिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मान लीजिए 3 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी मान लीजिए 3 है। अब मैंने यहाँ पे थीटा और फाई, मेरे पास दो वेरिएबल है, अगर मैंने थीटा में कोई चेंज किया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन तो चेंज हो जाएगा, तो मान लीजिए 3 से चेंज होके वो हो गया 4, लेकिन राइट हैंड साइड में क्योंकि थीटा है ही नहीं, तो राइट हैंड साइड में चेंज हो ही नहीं सकता, तो राइट हैंड साइड में एज इक्वल मतलब 3 ही रहेगा, तो क्या 4 और 3 बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। सिमिलरली राइट हैंड साइड में इफ आई चेंज phi, then only right hand side term will change, left hand side term will remain same, and that is why again we will come up with the same equation, 4 equal to 3 equal to 4, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए, किसी कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, और वो कांस्टेंट ना थीटा पे डिपेंड करना चाहिए ना ही फाई पे डिपेंड करना चाहिए। सो द LHS इज अ फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, RHS इज अ फंक्शन ऑफ फाई ओनली, लेट अस पुट ईच साइड इक्वल टू अ कांस्टेंट कैपिटल M स्क्वायर, देन वी हैव द टू इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को पहले पकड़ा है अपन ने M स्क्वायर के बराबर, तो -1 अपॉन कैपिटल फाई डेल टू कैपिटल फाई अपॉन डेल स्मॉल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर करेंगे, करेक्ट। तो ये माइनस को भी राइट हैंड साइड में भेज दो और फाइव को भी राइट हैंड साइड में भेज दो, तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने M स्क्वायर के इक्वल कर दिया, तो ये हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट इक्वेशन हमें मिली है, ये वाली जो इक्वेशन मिली है, इसको हम थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, और सारे टर्म को एक साइड में ले लेते हैं, तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा, विच यू कैन डू ऑन योर ओन बिकॉज इट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो फाई इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करो, d2 फाई अपॉन d फाई स्क्वायर, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ रखी है, उसका सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल में होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा ये, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ही होगा। ये अपन ने शायद किसी न किसी पेपर में पढ़ भी रखा है, इसी पेपर में पहले भी पढ़ रखा है अपन ने ये। तो फाइव का तो सॉल्यूशन ये मिल जाएगा आपके पास, और एम जो है वो 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन होगा। नाउ द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होगा, फाइव स्टार फाइव जो है वो 0 से, फाइव की वैल्यू मैक्सिमम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में फाइव की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो 0 से लेकर 2 पाई तक इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 1 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर फाइव की वैल्यू रखी ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा एम फाइव और ई की पावर माइनस आयोटा एम फाइव, क्योंकि फाइव स्टार लगते ही आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होगा, और डी फाइव इज इक्वल टू करेंगे 1 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/√2 पाई, वो वैल्यू पर रखेंगे, वापस ए की जगह यहाँ पर रख देंगे। तो फाइव तो हमें पूरा मिल चुका है इस तरह से। ओके, अब हमारी बात है थीटा निकालने की। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस कंसीडर थीटा इक्वेशन, वी मेक द कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा रखते हैं, और पी एक्स इज इक्वल्स टू बड़ा वाला जो थीटा है वो थीटा उसे पी एक्स रख लेते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा मिला है तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या मिला है, थीटा जो है वो पी एक्स के इक्वल मिला है, थीटा जो है वो हमें पी एक्स के इक्वल मिला है। ये भी लिख लेते हैं कि बड़ा वाला जो थीटा है, बड़ा वाला जो थीटा है ये वाला, वो हमने माना है ये थीटा का फंक्शन है, इसको हमने माना है पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डी कैपिटल थीटा जो कि थीटा का फंक्शन है उसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पी एक्स जो है वो डी थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज करने के लिए डी पी एक्स को डी एक्स से और फिर यहाँ पर dx को d थीटा से वेरिएबल चेंज करेंगे, देखो ds से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में ये कर दिया। यही चीज आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये देखिए d थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में किया, dp/dx और dx बाय डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर dp/dx तो एज इट इज रख लेना, और dx बाय डी थीटा क्या होगा, dx बाय डी थीटा क्या होगा, dx बाय डी थीटा निकाल लेते हैं, dx बाय डी थीटा, x की वैल्यू क्या है cos थीटा, तो d बाय डी थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का साइन थीटा वहां रख देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो चुका है यहाँ पे, सिंस d बाय डी थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा d बाय डी एक्स, ये कैसे लिख सकते हैं। सो ये वाली इक्वेशन कैसा है, देखो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली कैसा है, तो यहाँ से देखो इस जगह से देखो कैपिटल P को कैपिटल थीटा के बराबर रखा गया है, कैपिटल पी एक्स को कैपिटल थीटा के बराबर रखा गया है। ठीक है, और हमने अभी भी निकाला था d कैपिटल थीटा अपॉन डी थीटा का मतलब है डी पी एक्स अपॉन डी थीटा, और फिर उसको अपन ने लिखा था डी पी एक्स को डी एक्स और साथ में डी एक्स बाई डी थीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास अभी भी आ रही थी माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एज इट इज डी थीटा अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डी पी एक्स अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि जो पी एक्स है वो किसके बराबर है, कैपिटल थीटा के बराबर है। तो इस थीटा की जगह वापस क्या लिख सकते हैं, पी एक्स लिख सकते हैं। तो डी बाई डी थीटा पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा डी बाई डी एक्स और साथ में आ जाएगा पी एक्स। दोनों साइड में फंक्शन सेम है, पी एक्स फंक्शन सेम है, पी एक्स फंक्शन सेम है, तो फंक्शन को हटा दिया जाए तो केवल ऑपरेटर के फॉर्म में क्या होगा, ऑपरेटर के फॉर्म में डी बाई डी थीटा जो है वो किसके इक्वल मिल जाएगा, माइनस का साइन थीटा डी बाई डी एक्स, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, सिंस ये होता है तो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 कौन सी है, अब वो हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। इक्वेशन 3 कहाँ है सबसे पहले, ओ गॉड, इक्वेशन 3 ये है। इक्वेशन 3 जो है ये है, तो कहाँ पे वैल्यू रखनी है वो आप रेड से करेंगे ताकि दिखाई दे जाए। तो इस इक्वेशन में 1 बाय साइन थीटा तो एज इट इज रखेंगे,
यहाँ पे आ गया डी बाई डी थीटा, तो इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस का साइन थीटा डी बाई डी एक्स रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी आ गया डी बाई डी थीटा, देख लेते हैं ये वाली वैल्यू रखी हुई है क्या, यस, माइनस का साइन थीटा डी बाई डी एक्स, फिर साइन थीटा आ रहा है, फिर अंदर माइनस का डी पी एक्स, वहाँ यहाँ पे कैपिटल थीटा था उसकी जगह पी रख दिया है, वो रख दिया, और प्लस ये टर्म एज इट इज है हमारे पास, और यहाँ कैपिटल थीटा था वहाँ पे पी एक्स आ गया। तो इक्वेशन 3 से आपको ये इक्वेशन इजीली मिल जाएगी, बस जहां जहां पर डी बाई डी थीटा है वहां पे आपको क्या रखना है, माइनस का साइन थीटा डी बाई डी एक्स आ जाएगी, इजीली आ रही है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसे क्या हो रहा है कि इस माइनस साइन थीटा से ये माइनस साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस साइन थी उसको यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स जो है ये यहाँ पे आ गया, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, डीपी बाई डी एक्स जो है वो डीपी बाई डी एक्स एज इट इज यहाँ पे आ गया, प्लस ये वाला जो टर्म है एज इट इज, फर्स्ट वाला टर्म तो एज इट इज लिख लिया, यहाँ साइन स्क्वायर है उसको रख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पी एक्स है, यहाँ पी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। इसको और रीअरेंज अगर अपन करते हैं तो अब देखिए डी बाई डी एक्स लगा हुआ है दो फंक्शंस के बीच में, दो फंक्शंस के बीच में मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे दो फंक्शन है, ये यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो पहले 1 वाले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और p वाले पे अप्लाई करते हैं, तो dp बाई डी एक्स ऑलरेडी है, एक d बाई डी एक्स और लग जाएगा तो d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद dp वाले को एज इट इज रखो, dp वाले को एज इट इज रखो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म एज इट इज है, ये टर्म हमारे पास एज इट इज है, ये टर्म हमारे पास एज इट इज है और जीरो हमारे पास एज इट इज है। दिस इक्वेशन इज आइडेंटिकल टू द लेजेंड्रियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपने सेमेस्टर 1 में मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के अंदर स्पेशल फंक्शन में लेजेंड्री फंक्शन पढ़ा होगा। ये लेजेंड्री फंक्शन के फॉर्म में है, ये लेजेंड्री फंक्शन के फॉर्म में तब आएगी जब हमारे पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो और वो हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कांस्टेंट किसके इक्वल है, जे प्लस वन है। अगर ये जे प्लस वन के इक्वल है तो यहाँ पर ई की वैल्यू निकालो, ई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ये, तो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी होगी। ठीक है, पी एक्स हमारे पास आइडेंटिकल लेजेंड्री पॉलिनोमियल है और डिग्री जे है, ऑर्डर एम है, एक्सेप्टेड सॉल्यूशन जो है वो आप याद रख लेना, क्योंकि एक्सेप्टेड अब जो है सारा का सारा लेजेंड्री पॉलिनोमियल का ही यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो जे की वैल्यू, एम की वैल्यू जो है जे से लेकर प्लस जे से लेकर माइनस जे तक की जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आप एग्जाम में निकालो तो ठीक है, ये चीजें याद रखो तो ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज किया हुआ है, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन 5 पे लगाई है, क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू जो होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वो 0 से लेके पाई तक जाती है, फाई की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 2 पाई तक जाती है, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक जाएगी, तब हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को याद भी रखते हो तो थीटा का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको ये वाला मिलेगा। यहाँ पर p जो है वो पॉलिनोमियल है, लेजेंड्री पॉलिनोमियल, तो साई क्या बनेगा, साई हमारा था थीटा इंटू फाई, तो फाई तो हमने पहले ही रख लिया था, फाई कितना आ रहा था 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा m फाई, ये आ रहा था हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास, एक ही 1/√2 पाई जो है वो इसी में इंक्लूड कर दो, तो यहाँ पर अंदर देखो, यहाँ पर ये जो है वो 4 पाई के टर्म में आ गया, 2 अपन ने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, ये फंक्शन एज इट इज है और ये e की पावर m फाई, तो जो ये है जनरल सॉल्यूशन तो होगा ये, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो होगा ये, और एनर्जी हमारे पास जो अभी अभी मैंने बताई थी एनर्जी हमारे पास होगी ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनर्जी का ये वाला, ये एनर्जी होगी। और वेव फंक्शन, अभी हमें आइगन फंक्शन मिल चुका है, आइगन वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें क्या करना है, एल स्क्वायर का और एल जेड का ऑपरेटर देखना है, तो ये ध्यान रखना, एल स्क्वायर का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर आपको बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स में मिल जाएगा, एल स्क्वायर का ऑपरेटर ये होता है और एल जेड का ऑपरेटर ये होता है, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, नहीं तो इनका डेरिवेशन क्वांटम मैकेनिक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, एटॉमिक में अपन इनका एग्जाम वो नहीं करेंगे। The Schrodinger equation of the rotator has been found to have acceptable solutions is replaced by J plus 1, इसको J plus 1 से replace किया था, where J is a positive number making this replacement in equation 1। इस equation एक बार देख लेती हूँ मैं, ये काम का आ रहा है क्या, नहीं ये काम का इतना है नहीं, तो वो आप उस पर मत जाओ, मैं समझा जरूर दूंगी आपको, कि ऊपर जाके समझा देती हूँ आपको, लेकिन ये एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर देखो क्या सब्स्टिट्यूशन किया है,
हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया है 8 पाई स्क्वायर आई ई की जगह हमने जे+1 रखा है, तो कह रहे हैं इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 हम सबसे पहले जाएंगे। इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू यहाँ रही, तो इक्वेशन 1 में कह रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह जे+1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो हमें क्या मिलेगा, यस, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ये जो है थीटा वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 के अंदर हमें मिल जाएगा यहाँ पे माइनस का जे+1 साई मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अपन दोनों साइड में क्या करेंगे, h² / 4 पाई स्क्वायर, इधर भी h²/4 पाई स्क्वायर कर लेते हैं, और ये माइनस वाला इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 7 वी गेट 7 में क्या करेंगे, 7 में l² मिला हुआ था हमें, 7 में ये पूरा टर्म जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, l² को कर रहा है। तो हमारे पास l² जो है उसकी वैल्यू किससे आ जाएगी, राइट हैंड साइड जे+1 h²/4 पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का जो स्क्वायर है उसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी जे+1 h²/4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। इसी तरह से जो LZ है वो LZ कैसे करोगे, d5 हमें पता है d/d5 फाई, फाई की वैल्यू कितनी थी, फाई की वैल्यू ये थी 1/√2 पाई e/m फाई, ये था। डिफरेंशिएशन करोगे तो i और m साथ में आ जाएगा, वापस i m, और ये जो फंक्शन है 1/√2 पाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों साइड में माइनस h/2 पाई करेंगे, h/2 पाई h/2 पाई दोनों साइड में करेंगे तो ये मिल जाएगा। इधर LZ ऑपरेटर आ रहा है, राइट हैंड साइड में ये आ रहा है, तो LZ की भी आइगन वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये डेरिवेशन अगर आप एटॉमिक में नहीं करना चाहें तो क्वांटम मैकेनिक्स में डेरिवेशन मिल जाएगा, स्किप भी कर सकते हो डायरेक्टली l² का और LZ की आइगन वैल्यू वाले ये बॉक्सेस वाले रिजल्ट एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हो रिजिड रोटेटर में। एनीवेज एनर्जी की वैल्यू हमें ये मिली है। अब जे की वैल्यू 0 1 2 3 से कुछ भी जा सकती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, घूमने वाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो रोटेट क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर एनर्जी देखी जाए तो आपने पढ़ा होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है, और एल जो होता है वो आई ओमेगा होता है। तो अगर एल के टर्म में एल का फॉर्मूला रखें आई ओमेगा, तो यहाँ से देखो एक बार आई स्क्वायर कर दो और इधर भी आई कर दो, कर सकते हैं। फिर इधर क्या करना है, आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो जो कि मिलती है 2 e आई, और फिर आई ओमेगा की वैल्यू निकालो जो कि मिलती है √2 e आई, और यहाँ पे आई ओमेगा जो होता है वो होता है एल, तो एल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √2 e आई। द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द सिस्टम एंड क्वांटम स्टेट जे इज गिवन बाय, एल हमें पता है कितना होता है h/2 पाई जे+1, अभी थोड़ी देर पहले पता किया अपन ने, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है एल कितना होता है, आई ओमेगा होता है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, l/i हो जाएगा। एल की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दो, साथ में नीचे क्या रख दो, केवल आई रख दो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा/2 पाई, ओमेगा/2 पाई में इसके अंदर 2 पाई से डिवाइड कर दो तो 2 पाई हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम की, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो मान लीजिए जो एनर्जी है हमारी उसको अगर हम टर्म्स ऑफ वेव नंबर के टर्म्स में लिखना चाहें तो हमें एनर्जी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, hc से डिवाइड करना पड़ेगा। एनर्जी को hc से डिवाइड करने के बाद जो हमें फंक्शन मिलता है वो j का फंक्शन होगा। हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने नाम दे दिया उस फंक्शन को f, पर वो क्योंकि j का फंक्शन है तो f एज अ फंक्शन ऑफ j लिखेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास ऊपर जो भी एनर्जी की वैल्यू आई है, वीडियो बैक करके देखना थोड़ा सा, उसके अंदर hc से अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है। i क्या होता है, mr² होता है, और हमारे रिजिड रोटेटर है, रिजिड के लिए r भी फिक्स है, m भी फिक्स है, इसलिए i भी फिक्स हो जाएगा। इसे हम रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे b से। तो अगर यहाँ पे आप रख देते हैं b, तो bj+1 हो जाएगा हमारा fj, तो fj कितना हो जाएगा, bj × j+1। अब j को 0 रखते हैं एक बार, जब j को 0 रखेंगे तो fj की वैल्यू 0 आएगी, और जब आप j की जगह 1 रखेंगे तो 1, और इधर 1 + 1 2 भी आ जाएगा, ठीक है। j की जगह 2 रखना तो 2 और 2, तो 2 + 3 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6b। j की जगह 4 रखोगे तो 12b 20b 30b। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहली लाइन अगर 0 पे है तो दूसरी जो है 2b पर होगी, तीसरी 6b पर होगी, तो ज्यादा बड़ी होगी। और इस तरह से इनका ये दिखा देती हूँ सेपरेशन किस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए 0 वाली लाइन यहाँ पे है, 2b वाली लाइन यहाँ पे है, 6b थोड़ी सी और ऊपर आएगी क्योंकि डिफरेंस यहाँ तो कितने का है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 6 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 8 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है,
10 का है, तो ये लाइनें ऊपर बढ़ती जा रही है। इधर जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, ये तो एनर्जी लेवल है। और ये एफ जे की वैल्यूज है 0 2b 6b। तो ये तो अभी हमने डायग्राम बनाया है और ये ट्रांजिशन यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि सिलेक्शन रूल यहाँ पे हमें देखने पड़ेंगे। सिलेक्शन रूल्स होते हैं डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 होता है, तो वो एक से ही बढ़ सकता है सिर्फ, है ना, एक ही लेवल ऊपर जा सकता है। तो देखो ये ब्लैक कलर के एरो बनाए हुए हैं, एक ही लेवल ऊपर गया, ये भी एक 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 लेवल ऊपर गया। अब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम बनाया हमने फिलहाल, ठीक है। लेकिन लाइनें इक्वी डिस्टेंस मिल रही है। पहली लाइन आपको मिली है 2b, उसके बाद आपको, हाँ, लाइनें इक्वी डिस्टेंस कैसे मिल रही है ये मैं बता देती हूँ आपको कि कौन सी की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है लाइन्स के बीच में, ये जो लाइनें आपको मिल रही है ना, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है 2b का। तो पहली लाइन अपन ने कर ली 2b, फिर उसके बाद में अपने पास यहाँ पे कितने का आया है 4b, वो अपन को मिल गई 4b। तो 2b मिली है पहले, दूसरा डिफरेंस 4b का मिल रहा है, तीसरा डिफरेंस 6b का मिल रहा है, चौथा हमारे पास 8b का मिल रहा है और पांचवा हमारे पास 10b का मिल रहा है। और ये हमारे पास वेव नंबर में है, ठीक है। तो ये लाइनें हमें मिलेगी और ये लाइनें होगी इक्वी डिस्टेंट, ये लाइनें होगी इक्वी डिस्टेंस लाइनें होगी। अब हमें देखो कोई ट्रांजिशन अगर लेता है किसी अपर लेवल जे प्राइम से लोअर लेवल जे प्राइम में, मान लीजिए अपर लेवल जे प्राइम से नीचे लेवल है जे प्राइम, और वहां से कोई ट्रांजिशन आता है जे प्राइम से जे डबल प्राइम, तो वेव नंबर जो रेडिएशन इमिट होगी, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा तो हमारे पास अब्जॉर्प्शन ले लो या कुछ भी ले लो तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो एफ जे प्राइम में से एफ डबल जे प्राइम को निकालना पड़ेगा। तो एफ जे प्राइम का फॉर्मूला तो ये आ जाएगा और एफ डबल जे प्राइम का फॉर्मूला ये आ जाएगा। और हमें पता है कि इस कंडीशन में, क्योंकि हमने जे प्राइम को ऊपर माना है, जे डबल प्राइम को नीचे माना है, तो जाहिर सी बात है जे प्राइम बड़ा हो जाएगा और जे डबल प्राइम छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, और क्योंकि ट्रांजिशन एक ही अलाउड है, तो जे प्राइम जो है वो जे डबल प्राइम से केवल एक लेवल ऊपर हो सकता है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो जे डबल प्राइम में एक जोड़ते ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जे प्राइम की जगह हम रख सकते हैं जे डबल प्राइम +1। तो यहाँ इस वाली इक्वेशन में आओ, वहां पर आपस बी की जगह बी है, फिर जे प्राइम लिखा हुआ है, जे प्राइम की जगह कितना लिखा है जे डबल प्राइम +1, और यहाँ जे प्राइम +1 लिखा है, वहां हो जाएगा जे डबल प्राइम +2 माइनस ये टर्म एज इट इज रहेगा, माइनस ये टर्म एज इट इज रहेगा। दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करने से क्या आ रहा है 2b। तो ये लाइनें जो है ये इक्वी डिस्टेंस क्यों मिली है, ये लाइनें इक्वी डिस्टेंस इसलिए मिली है कि अगर हम अब जे डबल प्राइम को सिंपली जे से रिप्रेजेंट करें, तो सिंपली जे से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें 0 1 2 रखो, पहले 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो हमारे पास 0 + 1 न्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 2b, और j की जगह 1 रखो तो 1 यानी कि 4b आ रही है। अब क्या आएगा 6b, अब क्या आएगा 8b। तो सब में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, इसलिए वो लाइनें क्या है बराबर दूरी पर बन रही है। ये देखो 2b 4b 6b 8b, इसलिए वो लाइनें क्या हो रही है इक्वी डिस्टेंट लाइनें हो रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हाँ ये खत्म होने वाला है तो ये खत्म करके छोड़ते हैं। अब द पॉपुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेथ लेवल की उससे खुद के नीचे के लेवल की पॉपुलेशन का रेशो लेते हैं। तो मान लीजिए 0 लेवल है, जे बराबर 0 में कुछ एटम्स रखे हुए हैं और जे बराबर जे में कुछ एटम्स रखे हुए हैं, तो इसमें पॉपुलेशन कितनी है एन जे है, इसमें पॉपुलेशन कितनी है एन नोट है। तो इन दोनों का अगर रेशो लेते हैं तो हमें पता है कि एक लेवल की जो डीजनरेसी होती है, हमें पता चल गया एम की वैल्यू जो होती है +j से -j तक जाती है, टोटल नंबर कितना बनता है 2j + 1 बनता है। तो यहाँ पर जो है डीजनरेसी की वजह से 2j + 1 तो आएगी ही, ठीक है। तो 2j + 1 तो डीजनरेसी की वजह से आ रही है। और हमें पता है कि कोई भी जो नंबर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, e की पावर -e/kt के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब nj निकालेंगे तो nj प्रोपोर्शनल होगा e की पावर -ej/kt, ठीक है। और n नोट क्या हो जाएगा e की पावर -e0/kt। इन दोनों का भाग दोगे तो ये e की पावर -kt ऊपर जाएगा और आपके पास आ जाएगा e की पावर -ej -e0/kt आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर ej -e0 जो होगा तो वो वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, जो एनर्जी में चेंज होगा, एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना आ जाएगा। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आप रख लीजिए, एनर्जी की वैल्यू हम जानते हैं, एनर्जी की वैल्यू ऊपर देखो एक बार, j × j+1 आना चाहिए। हाँ ये रहा आपके पास यहाँ b j+1, और दूसरा ये तो j लेवल के करस्पॉन्डिंग हो गया, और j = 0 के लिए क्या मिलेगा, j = 0 के लिए 0 ही मिलेगा। तो ej -e0 करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा b j+1। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये देखो, तो यहाँ पे आएगा b j+1 kt।
ग्राफ बिटवीन एन जे बाई एन नॉट एंड जे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको वाई एक्सिस पे मान लेते हैं और जे को एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं, तो ग्राफ लोड करते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, गशियन वेव फंक्शन जैसा ग्राफ आता है, एक बार जाके मैक्सिमम पे पहुंच के और नीचे की तरफ आ जाता है, वो ग्राफ हमारे पास आ जाता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट आपके पास बाकी ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस ग्राफ तक इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास रिजिड रोटेटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन रिजिड रोटेटर, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।